Hello dear students, this is Bharat Bhushan Sonakiya, सीनियर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन। पिछली बार हमने रिवाइज किया किसको, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को। आइए आज किसका रिवीजन किया जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अंतराकाशीय यौगिकों का नहीं है। भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं, अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं। ये मेटल है और मेटल का ये हमारे पास है मेटेलिक लैटिस। मेटेलिक लैटिस में खाली जगह जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर आप बोल सकते हैं ये वॉइड है, रिक्ति है। होता क्या है, इस वॉइड में कुछ स्मॉल साइज के जो एटम होते हैं वो इंटरैप कर जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये इसमें इंटरैप कर जाएंगे। और इनके इंटरैप करने की वजह से जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। खासियत क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड में, मान लो इधर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पर ना तो कोई आपने ओवरलैपिंग कराई यानी ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपने लगाया यानी ना ही आयनिक बॉन्ड है। मीन्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड टिपिकली ना तो आयनिक कंपाउंड है ना कोवेलेंट कंपाउंड है। तो क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट है भाई, ना तो ये आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं। अब बी स्टेटमेंट पे आ जाएं। बेटा ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना, ये केमिकली इनर्टनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती, यानी बी ऑप्शन पूरी तरह से गलत जा रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और हमें यही तो बताना था, इनकरेक्ट कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, आंसर बी है। अच्छा, इनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन की जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी कराई है आपने तो बस खाली जगह पे क्या किया है, स्मॉल साइज एटम को लगा दिया है। तो मेटेलिक कंडक्टिविटी पे आपको कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं क्या, डेफिनेटली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे। क्यों कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। और जब केमिकल बॉन्ड ही ना हो, बॉन्ड ही आपके पास क्या हो, फिजिकल हो, सिंपली इंट्रैप हो गए हों, तो कोई फिक्स नंबर थोड़ी आएगा कि इतना हाइड्रोजन ही आना चाहिए, इतना बोरॉन ही आना चाहिए, इतना कार्बन ही आना चाहिए, इतना नाइट्रोजन ही आना चाहिए। वो अमाउंट फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है। तो जो एक सो सिंपल फॉर्मूला, जैसे आप एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाते हो, Al2O3, 2:3 का रेशो दिख रहा है, सिंपल रेशो दिख रहा है, ऐसा इनमें नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिखेगी। जैसे सपोज टाइटेनियम का हाइड्राइड है तो आपको फॉर्मूला मान लो दिख गया TiH 1.7, तो ये क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में थोड़ी आ रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। K2MnO4 को KMnO4 में कैसे कन्वर्ट करोगे। 2-3 रास्ते हैं जिससे आप K2MnO4 को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, KMnO4 में। पहला रास्ता, आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, सपोज आप ओजोन से रिएक्शन करा दो या क्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो कन्वर्ट कर लोगे। या फिर आप क्या करो, मीडियम को हल्का सा एसिडिक बना दो, जैसे आप CO2 ऐड कर दो, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। और तीसरा रास्ता क्या होता है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज CO2 वाला मामला है तो ये आपके पास क्या है, KMnO4 है। देखें जरा, अब इस K2MnO4 में हमने CO2 की सप्लाई कर दी, ये H2O के साथ H2CO3। एसिडिक मीडियम में बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन होती है, जहाँ पर एक हिस्सा ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में और एक हिस्सा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, MnO2 में। और रहा CO2, तो CO2 तो पोटेशियम के साथ मिलकर आप पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं, तो KMnO4 के और MnO2 दोनों बनेंगे। अच्छा, क्लोरीन पास करोगे तो क्या होगा, तो भाई क्लोरीन पास करने पर ये K2MnO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, MnO2 नहीं बनता। सिंपली आपको ऑक्सीडेशन करा देना है, जिसमें मैग्नीज +6 से किस में चला जाएगा, +7 में चला जाएगा। साथ में आप KCl बना दें।
क्या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है? बिल्कुल, आप रिएक्शन में देखिएगा तो MnO4 डाई नेगेटिव में मैग्नीज +6 में है, और एनोड पर इसका क्या होता, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो +6 में किस पे चला गया, +7 में चला गया। KMnO4 का कलर, K2MnO4 का कलर कैसा होता, ग्रीन, और ग्रीन से ये कलर कैसा दिखने लग जाता, पिंक पर्पल दिखने लग जाता। तो ये तीनों तरीके हैं हमारे पास। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। K2MnO4 से KMnO4 कैसे बना सकते हो, आप CO2 गैस सप्लाई कर दो, क्या बनेगा उसमें KMnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन आएगी। फिर क्लोरीन पास करने पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहो तो इसकी जगह ओजोन भी ले सकते थे, तब भी ये काम हम कर लेते। या फिर आप क्या करो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे। एनोड पे आप आसानी से क्या करोगे, MnO4 डाई नेगेटिव को कन्वर्ट कर लोगे, किसमें, MnO4 माइनस में। अगला क्वेश्चन, ये क्रोमेट डाइक्रोमेट का इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, पूछा है पीएच कौन कौन सी होगी। तो याद रखना बेटा, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाता है। क्रोमेट का कलर येलो होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। आप चाहो तो लैब में बढ़िया टाइम पास कर सकते हो। ये रहा एक बीकर, ये आपने इसमें क्या किया, क्रोमेट का सॉल्यूशन ले रखा, कैसा दिख रहा, येलो कलर का दिख रहा है। एक काम करो, थोड़ा सा H2SO4 मिला दो, कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर येलो से ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में। अब कलर फिर बदलना है, तो एक काम करो, NaOH मिला दो, मीडियम बेसिक हो गया। बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना देगा, क्रोमेट बना देगा। सो कुल मिलाकर आप ये कलर चेंज करके देखते रहो, येलो से क्या कर दो, ऑरेंज कर दो, ऑरेंज से येलो कर दो। तो भाई यहाँ मीडियम कौन सा चाहिए, एसिडिक, तब क्रोमेट डाइक्रोमेट में बनेगा। एसिडिक मीडियम यानी pH 7 से कम, और इधर मीडियम कौन सा चाहिए, बेसिक, तब जाके क्या होगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदलेगा। बेसिक यानी 7 से ज़्यादा pH, तो 7 से कम और 7 से ज़्यादा pH वाला, तो एक ही तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा है वो, ऑप्शन बी। हमारा आंसर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। ये देखें जरा, इस रिएक्शन में X माइनस क्या होगा, बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कॉपर +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और I माइनस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर आपने कॉपर +2 के साथ I माइनस का कॉम्बिनेशन लिया, ये कॉम्बिनेशन टिकेगा ही नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन कराएगा और ये इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। उससे बनेगा क्या, उससे Cu2X2 बनेगा और X2 बनेगा, यानी Cu2I2 बनेगा और I2 बनेगा। तो बेटा यहाँ पर दरअसल कॉपर है, Cu2I2 + I2। स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये रिएक्शन, पूछी जा सकती है, बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस हैं, याद रखिएगा अच्छे से। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अभी अभी हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात की थी, उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में मेटेलिक लैटिस में जो खाली जगह है उसमें कौन सा एटम जाता है, वो एटम जिसका साइज छोटा हो। और साइज छोटा कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट उठा लो, खास करके P ब्लॉक के, S ब्लॉक के मत उठाओ, उधर तो लार्ज साइज मिलता है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बी में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन भी चलेगा, बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये बना लेंगे। ए आंसर में क्यों नहीं आया भाई, सिलिकॉन का साइज लार्ज है, सल्फर का साइज लार्ज है और फॉस्फोरस लार्ज है, ये नहीं आएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। सी ऑप्शन क्यों नहीं है, लिथियम और बेरिलियम दोनों लार्ज साइज के होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, तो ये नहीं आ पाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। और यहाँ पर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तक तो मामला ठीक था, क्लोरीन और सल्फर क्या है, लार्ज साइज में, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ पाएंगे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा। चारों ऑप्शन गौर से देखिए जरा, आपको नहीं लगता ये 3D सीरीज के कैटायन ले रखे हैं। और बेटा 3D सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है, उसके लिए जब आप SRP की वैल्यू देखते हैं, M+2 से M की वैल्यू देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के लिए ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है, बाकी कोई भी मेटल ले लें, रेस्ट ऑल उनके लिए ये जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है।
SRP जब पॉजिटिव होता है तो कैटायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और SRP जब नेगेटिव होता है तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो ले देखे 3D में एक ही तो कैटायन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कौन सा है वो कैटायन? कॉपर +2। आपको याद भी होगा कॉपर +2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में 0.34 वोल्ट होता है। किसी ज़माने में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या पूछा गया है? एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको एसिडिफाई कैसे करते हैं? तो पहले तो पूरा लॉजिक समझें। ये हम लैब के अंदर हैं, लैब के अंदर ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म स्टैंड है, आपने अक्सर यूज भी किया होगा। इस स्टैंड पर आपने कॉनिकल फ्लास्क रखा है। कॉनिकल फ्लास्क में मान लो आपने ले रखा है ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है, इसका आप टाइट्रेशन करा रहे हैं। और ये जो टाइट्रेशन है वो किससे करा रहे हैं? KMnO4 से। दरअसल एक्सटर्नल आपसे पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है एक्सटर्नल? वो पूछना चाहता है कि भाई ये अगर मीडियम को आपको एसिडिक करना है तो इसमें से किसको लोगे? अब समझना लॉजिक। एक्सटर्नल आपसे बोलेगा ये जो ऑक्जेलिक एसिड आप लेके जा रहे हो इसकी नॉर्मेलिटी निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि एक काम करते हैं ऑक्जेलिक एसिड 20 ml ले लेते हैं। तो ये हमने 20 ml लिया ऑक्जेलिक एसिड, ये हो गया वॉल्यूम V1। फिर आप बोलोगे इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं, उसको हम क्या ले लेते हैं? N1 ले लेते हैं। फिर आप बोलोगे KMnO4 का सॉल्यूशन तो हमने बनाया, यानी इसकी नॉर्मेलिटी N2 हमें पता है। और टाइट्रेशन जब करेंगे, जब एंड पॉइंट आएगा तो वो रीडिंग हमें बता देगी कि KMnO4 कितना कंज्यूम हुआ, वो हमें V2 पता चल जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हिस्सा रिड्यूसिंग एजेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन चलेगी और जब टाइट्रेशन खत्म होगा वहां पर आप एक फॉर्मूला लगा देते हो N1V1 = N2V2, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो V1 क्या है? ये 20 ml सॉल्यूशन लिया है आपने ऑक्जेलिक एसिड का, तो वॉल्यूम पता है। N1 आपको फाइंड करना है। N2 आपने KMnO4 बनाया तो उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है। V2 रीडिंग में वॉल्यूम आ जाएगा KMnO4 का। क्या हम N1 निकाल पाएंगे? डेफिनेटली निकाल पाएंगे। अब सोचो जरा, आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया, तो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। एक तो ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एक H2SO4 हो गया। अभी तक ये ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ KMnO4 से रिएक्ट कर रहा था, अब ये KMnO4 से भी रिएक्ट करेगा और H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा। तो क्या अब ये N1V1 = N2V2 वाला फॉर्मूला आप लगा पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगा पाओगे। मान लो आपने इसमें डाइल्यूट HCl मिला दिया, तो ऑक्जेलिक एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट है और HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी तक तो KMnO4 सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करता था, अब वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ साथ HCl से रिएक्ट करने लग जाएगा, तब भी दिक्कत वाली बात है। फिर से N1V1 = N2V2 नहीं लगा पाओगे। कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही H2SO4 वाली कहानी रिपीट हो जाएगी। बेटा डाइल्यूट H2SO4 ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बड़े आराम से डाइल्यूट H2SO4 मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करने वाला है, ना ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करने वाला है। हम सेफ हो गए। अब हम N1V1 = N2V2 लगा पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? डाइल्यूट H2SO4, ये हमारा आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। याद करो बेटा, पुराने ज़माने के जो येलो कलर के बल्ब आया करते थे, वो फिलामेंट लटका हुआ रहता था, येलो कलर का जो जलता था वो टंगस्टन ही था भाई। इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी उस बल्ब की, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो मेल्ट हो गया होता अब तक। वैसे भी 3D सीरीज में क्रोमियम उठा लो, 4D सीरीज का मॉलिब्डेनम उठा लो, 5D सीरीज का टंगस्टन उठा लो, सबके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं। क्यों है? सब में मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है, क्लोरीन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड होना चाहिए, आइड। ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्रोमाइल क्लोराइड का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं CrO2Cl2, वो ये रहा। तो भाई 0 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ ये क्या दिखाई देगा? टेट्राहेड्रल ही तो दिखाई देगा। चलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गया।
अब सी पे आ जाते हैं। K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, इसका येलो कलर होता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, हमने सबने पढ़ रखा है। K2CrO4 हुआ, चाहे वो क्रोमाइल क्लोराइड हो गया या फिर KMnO4 हुआ या K2MnO4 हुआ, इन सब के कलर का रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ऑल्दो आगे उसके बारे में हम वापस से बात करेंगे। तो फिलहाल इन सबके कलर का रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है। K2MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा अल्कलाइन मीडियम में, ये गलत बात है। इवन दो आप चाहो तो एक फॉर्मूला याद रखो, AK47 का काम करेगा ये फॉर्मूला, 158S-Ben-153, बड़े काम का फॉर्मूला। अब बोलोगे ये क्या है? तो बेटा ये तो है मॉलिकुलर वेट, ये क्या है? ये है मीडियम, और इधर क्या है? ये है वैलेंसी फैक्टर। KMnO4 का मॉलिकुलर वेट कितना होता? 158 होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम का वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लिया तो KMnO4 का मैग्नीज +7 में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा KMnO4 का? वैलेंसी फैक्टर 1 है तो 158/1 आएगा। मीडियम अगर आपने एसिडिक लिया है तो एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना मिलता? 5 मिल जाता है। तो भाई मैग्नीज KMnO4 में जो +7 में था, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैग्नीज +2 में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीज +2 में 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अब इस बार इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा KMnO4 का? 158 डिवाइड कर दो कितने से? 5 से, क्योंकि एसिडिक मीडियम का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5 है। अब आप मीडियम को ले लो न्यूट्रल, ये स्लाइटली अल्कलाइन ले लो। तो स्लाइट अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 3 चलता है। तो KMnO4 का मैग्नीज जो +7 में दिखाई दे रहा था, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीज +4 में कन्वर्ट हो जाता है। हो गई कहानी। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 158 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर मैं कंप्लीट आयोनाइजेशन करता हूं और सेम मोल लेता हूं इन चारों कंपाउंड के अलग अलग केस में, 4 केस बना के, तो हमें क्या बताना है? KMnO4 की क्वांटिटी कहां सबसे कम लगेगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे? तो हमें पता है कि मीडियम कौन सा लिया हुआ है? एसिडिफाइड लिया हुआ है। एसिडिफाइड मीडियम में KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब आपने सपोज फेरस सल्फेट लिया है, तो भाई यहां से ले लेते हैं, चलो फेरस ऑक्जेलेट से ले लेते हैं। अगर आप फेरस ऑक्जेलेट से रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो कार्बन +3 में है और कितने हैं? 2 हैं। दोनों के दोनों कार्बन किस में चले जाएंगे? +4 में चले जाएंगे। आयरन किस में है? +2 में है। आयरन +2 से किस में चला जाएगा? ऑक्सीडेशन में +3 में चला जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो ये देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहां पर देख लो फेरस नाइट्राइड। फेरस नाइट्राइड में आयरन +2 में है। आयरन +2 में है तो ये किस में जाएगा? +3 में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्राइड में नाइट्रोजन किस में है? +3 में है। और अगर नाइट्रोजन +3 में है और ऐसे 2 नाइट्रोजन है तो दोनों +3 से किस में जाएंगे? +5 में जाएंगे। जब ये +5 में जाएंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से रिलीज किए जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। टोटल मिला के ये मॉलिक्यूल कितने? 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब फेरस सल्फेट पे आ जाओ जरा। फेरस सल्फेट में ले दे के आयरन है जो +2 से +3 में जाएगा। सल्फेट का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, सल्फर ऑलरेडी +6 में। ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको तो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन देना है और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा KMnO4 लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1 मोल KMnO4 लेने नहीं पड़ेगा, 1/5 अमाउंट लोगे उससे ही काम चल जाएगा। आप इसके लिए देख लो, फेरस नाइट्रेट के लिए देख लो, ये 5 इलेक्ट्रॉन देना है। पूरे 5 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए KMnO4 का 1 मोल लगेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो ये मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके लिए क्या है? क्वांटिटी मिनिमम लगेगी KMnO4 की। मिनिमम इलेक्ट्रॉन कौन देगा? फेरस सल्फेट देगा।
सिंपल सा तो लॉजिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। इसमें बोला है हाइड्राजीन बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये हाइड्राजीन है। अब आपको दिख रहा होगा यार, दो एटम है, दोनों के पास लोन पेयर है, एक काम करते हैं दोनों लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, बना देते हैं बाइडेंटेड। दिक्कत हो जाएगी बेटा, अगर आपने इस तरह से लिंकेज बना दिया तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और जो ये 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो दरअसल अनस्टेबल होती है। तो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग आसानी से नहीं बनती, वो अनस्टेबल होती हैं। तो क्या ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा? नहीं बनाएगा, यानी दोनों नाइट्रोजन एक साथ लोन पेयर नहीं देंगे, दो में से कोई एक ही लोन पेयर देगा, और कोई एक ही लोन पेयर देगा तो फिर ये मोनोडेंटेड हो गया ना। तो भाई पहला स्टेटमेंट हाइड्राजीन कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगेंड, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर है। अब बचे हुए 3 और देख लेते हैं कि ये आखिर क्यों नहीं सही है। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2, ये होता है यूरिया। यूरिया का डोनर एटम क्या होता है बेटा? लॉन सिंगल डबल, रेजोनेंस फॉलो करो तो साफ समझ में आता है कि मैक्सिमम बेसिक एटम जो होता है वो नाइट्रोजन नहीं होता। यूरिया का मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ शो करने वाला एटम ऑक्सीजन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैक्सिमम बेसिक है वही तो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो याद रखिए, पहली बात तो यूरिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड नहीं है। दूसरी बात, इसका डोनर एटम जो है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। अगले पॉइंट पे आए, सारे बाइडेंटेड लिगेंड कीलेटिंग होंगे। हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर लिगेंड की डेंटिसिटी एक से ज़्यादा निकल गई और उसने मेटल के साथ लिंकेज बनाना शुरू किया तो वो रिंग जरूर बनाएगा, और रिंग बनाने वाला ये जो फिनोमेना है वही तो किलेशन है। तो सारे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? कीलेटिंग होते हैं। ये तो सही स्टेटमेंट है। अच्छा, कीलेटिंग रिंग कितनी बनती है? तो इसका एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, डेंटिसिटी डिवाइड माइनस मत। बाइडेंटेड कितनी रिंग बनाएगा? 2-1। ट्राइडेंटेड कितनी रिंग बनाएगा? 3-1। हेक्साडेंटेड कितनी बनाएगा? 6-1, n-1। तो n यहां पर क्या होती है? डेंटिसिटी। कुल मिला के बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो गलत कौन सा है भाई? फर्स्ट है। आपको दो एटम दिख जरूर रहे हैं लेकिन दोनों एक साथ लोन पेयर देंगे नहीं, क्योंकि अनस्टेबल 3 मेंबर रिंग बनेगी, नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड है? तो भाई बताना यह कि कौन सा ऐसा है जो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता है। अब फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनकी डेंटिसिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, माफ़ी चाहता हूं बेटा। यहाँ पर इन्हें फ्लेक्सिडेंटेड नहीं पूछना चाहिए था, है ना। और अगर फ्लेक्सिडेंटेड के बारे में बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड, इसको बाहर कर देना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ज़्यादा चेंज क्यों करें? नॉट की जगह क्या कर देते हैं? इज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा मोनोडेंटेट ही रहता है। आपने कभी भी इसको बाइडेंटेट नहीं देखा होगा। क्यों? वापस से 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या करेगा? 3 मेंबर रिंग बनाएगा जो अनस्टेबल होगी। CN- भी क्या होगा? 3 मेंबर रिंग बनाएगा जो अनस्टेबल होगी। सल्फेट में थोड़े बहुत चांस बन जाते हैं, क्योंकि सल्फेट में ज़्यादातर तो ये एक ही ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर देता है, मोनोडेंटेट होता है। बट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जहाँ पर ये एक साथ दोनों ऑक्सीजन से लोन पेयर दे देता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी काम कर जाता है। तो ज़्यादातर तो ये क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। बट कुछ कॉम्प्लेक्स में ये क्या हो जाता है? बाइडेंटेड लिगेंड। और ऐसा लिगेंड जो कभी कभी मोनोडेंटेड है, कभी कभी बाइडेंटेड भी है, तो उसमें डेंटिसिटी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। इसीलिए तो ये क्या है? फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड है। आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग। तो भाई EDTA अगर आप मेटल के साथ देखोगे तो कुछ इस तरह का मामला बनेगा। ये मेटल है, EDTA की डेंटिसिटी क्या होती है? 6 होती है। तो कितने कोऑर्डिनेट लिंकेज लगाओगे? 6 कोऑर्डिनेट लिंकेज लगाओगे।
EDTA के डोनर एटम क्या क्या होते हैं, तो 2 तो नाइट्रोजन होते हैं डोनर एटम में, और 4 क्या होते हैं, O माइनस जो डोनर एटम होते हैं। नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड रहता है, इथाइलिन, पूरा नाम आपको याद होगा, इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। तो भाई ये इथाइलिन हो गया, ये डाईएमीन हो गया। अब 4 एसीटेट का क्या करें, तो भाई एक तो एसीटेट आप किससे लगा दो, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये O माइनस हो गया। एक एसीटेट यहाँ से लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O, O माइनस हो गया। एक CH2 इधर से लगा दो, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O, O माइनस हो गया। और एक यहाँ से लगा लो, CH2 C डबल बॉन्ड O, O माइनस हो गया। किसी भी रिंग को देख लो, चलो आप इस रिंग को देखो तो कितने मेंबर हैं, 1 मेटल, 2 3 4 5। EDTA की जितनी भी रिंग बनती हैं वो सारी की सारी 5 मेंबर्ड होती हैं। अच्छा AC क्या है, एसिटाइल एसीटोनेट। तो एसीटोन तो आप सबको याद होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको दरअसल हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। और CH3 का एक H हटा के उसमें C डबल O CH3 COCH3 ये ग्रुप लगा दो आप, तो ये कौन सा ग्रुप है, COCH3 एसिटाइल। तो एसीटोन में एसिटाइल लगा दिया, क्या बन गया, एसिटाइल एसीटोन। और इसका लिगेंड कैसे बनता है, इनॉल बना के H माइनस बाहर निकाल, H प्लस बाहर निकाल देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और वो हाइड्रोजन हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरेज में पढ़ी होगी। मैं दरअसल उसी फिनोमेना के बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, H इधर शिफ्ट हुआ, वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, ये नॉल फॉर्म बना दिया। मेटल में लिंकेज एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है। अब ये 2 लिंकेज अगर आप लगा दोगे तो रिंग देखो कितने मेंबर वाली बन रही है, 1 2 3 4 5 6। जो रिंग आपको मिलेगी वो दरअसल 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। ये कहानी है किसकी, एसिटाइल एसीटोनेट की। बाकी तो ट्राईइन आपका देखा हुआ है और DMG आपका देखा हुआ है, फिर भी बता देते हैं, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ट्राईइन का मतलब क्या है, 3 तो क्या है, इथाइलिन ग्रुप है, और बाकी क्या है, एमीन ग्रुप है। तो भाई 3 आपने क्या लिए, इथाइलिन लिए। ये पहला इथाइलिन ले लो, उसके बाद एक नाइट्रोजन यहाँ बीच में लगा दो, चलो ये दूसरा इथाइलिन ले लो, फिर एक नाइट्रोजन बीच में लगा दो, फिर ये तीसरा इथाइलिन ग्रुप ले लो, फिर एक नाइट्रोजन लगा दो। तो कितने इथाइलिन हो गए, 3, और एमीन कितने आएंगे, 4। अब वैलेंसी पूरी कर दो, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इधर कितना आएगा, 1। इधर कितना आएगा, 1। इधर आएगा 2। जब आप मेटल से लिंकेज लगाओगे तो कोई 2 नाइट्रोजन लोगे ना, मान लो एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया। गिनो मेंबर कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। 2 नाइट्रोजन लिंक करके आप रिंग इनके देखो कितने मेंबर आ रहे हैं रिंग में, गारंटी है 5 आएंगे, 5 मेंबर रिंग बनेगी। चलो अब डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट की बात कर लें। तो भाई डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट का आपको फॉर्मूला याद तो होगा, ये होता है C डबल बॉन्ड N, एक पे आएगा O माइनस, एक पे आएगा OH। डोनर एटम ना तो O माइनस होता ना OH होता है। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट के डोनर एटम ये दोनों नाइट्रोजन होते हैं, और अगर इधर ये मेटल है, इससे लिंकेज लगाओगे तो रिंग 1 2 3 4 5 ये बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट में भी क्या बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। ट्राईइन में भी क्या बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। EDTA में भी क्या बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। बेटा बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, थोड़ा ध्यान से रखना है, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ये हमारे काम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें पूछा है प्रेसियन ब्लू। आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे, आयरन का हेक्सासाइनाइडोफेरेट के साथ कॉम्बिनेशन, जहां पर 3 2 का कॉम्बिनेशन तो टर्नबुल ब्लू था, और एक और हमने फॉर्मूला हमने लिखा था
इसी कॉम्बिनेशन में, जिसमें बाहर वाले आयरन के लिए तो आप क्या लिखते थे, 4 लिखते थे, इधर क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। ये टर्नबुल ब्लू था, ये पर्शियन ब्लू था। पर्शियन ब्लू में बाहर वाला जो आयरन है वो +3 में, ये 3 इधर शिफ्ट कर दो और ये 4 इधर ऊपर ले जाओगे तो ये हमारे पास anion है। गौर से देखो जरा, ये कौन सा है, आयरन 3rd है, तो क्या इसमें आयरन 3rd लिखा है, बिल्कुल है। इधर वाले हिस्से को देखो तो क्या ये हेक्सासाइनाइडो है, बिल्कुल है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आएगा, तो क्या ये हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2nd है, बिल्कुल है। तो ये तो सही मैचिंग है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आप याद करें, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स हमने देखा है जो सल्फाइड के डिटेक्शन में यूज होता है, ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और हमें इतना भी पता है इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO के फॉर्म में होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +1 आता है, हमने डिस्कस कर रखा है। तो भाई इसका नाम क्या, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फर्स्ट सल्फेट आएगा, बिल्कुल सही है। पेंटा एक्वा है, नाइट्रोसोनियम है, आयरन है, फर्स्ट है और काउंटर आयन सल्फेट है, तो ये भी सही है। अच्छा, अगला दिया है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या होता है, Na2FeCN5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में भी NO क्या होता है, NO+ होता है। और आयरन जो आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तो वो +2 में मिलेगा। जरा IUPAC नाम देखो क्या आएगा इसका, सोडियम आएगा, पेंटा साइनाइडो आएगा, इसमें क्या थायोनाइट्राइटो आएगा। थायो मतलब सल्फर, क्या इसमें सल्फर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। हाँ, ये जो इन्होंने IUPAC नाम लिखा है ना, ये दरअसल उस कॉम्प्लेक्स का है जो सल्फाइड से रिएक्शन करने के बाद बनता है। NO जब रिएक्ट करता है सल्फर डाइनेगेटिव से, तब। फिलहाल इसका तो ये IUPAC नाम नहीं है, इसमें थायो कहाँ से आ गया, इसमें सल्फर कहाँ से आ गया, ये गलत मैच है और यही तो हमसे पूछा है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। स्विट्जर सॉल्ट कौन सा होता है, टेट्राएमीन कॉपर 2nd सल्फेट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स है बेटा, हम सब पढ़ते हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला याद करो, CuNH3 ब्रैकेट बाहर क्या लिखते हो, सल्फेट लिखते हो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको डिस्कस करने की जरूरत है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, IUPAC नाम बताओ। अब इस क्वेश्चन की खासियत देखना, इस क्वेश्चन में क्रोमियम बोल के रखा है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर हाल में कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। साथ में क्या लिया है, एक NH3 लिया है, 2 साइनाइड लिए हैं, O2 लिखा हुआ है और एक O2 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बेटा ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्यों, जब आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है, जब आपने कोई डब्बा नहीं लगाया है, देखना जैसे आपने लिखा O2 तो कोई ब्रैकेट नहीं लगाया ना, ये गारंटी है कि आपने 2 ऑक्साइड लिख रखे हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में अंदर कभी O2 को आपने ब्रैकेट में रख दिया तो भाई ये फिर अब O2 डाई नेगेटिव भी हो सकता है, ये O2 माइनस भी हो सकता है, ये O2+ भी हो सकता है। पता कैसे लगाएं, कॉमन सेंस लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये 2 पोटेशियम है, हटाओगे इसको, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, +2 है, उसको हटा दोगे तो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। अब क्रोमियम ऑलरेडी +6 पे है, ये 0 है, 2 साइनाइड का -2 है, 2 ऑक्साइड का -4 है। होल सम कितना हो जाना चाहिए, -2 हो जाना चाहिए। +6 और -6 मिला के ये तो 0 हो गया, तो -2 कैसे आएगा, यानी ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे चार्ज -2 होना चाहिए। और O2 पर -2 ये दरअसल क्या है, परऑक्साइड है। अब नाम पे आओ तो क्या आएगा नाम, पोटेशियम, ये रहा। पोटेशियम के बाद एमीन, एमीन रहा। डाइसाइनाइडो रहा। साइनाइडो का डोनर एटम क्या है, कार्बन, तो कार्बन लिख दिया। डाइऑक्साइडो, बिल्कुल 2 ऑक्साइड हैं। फिर क्या ये परऑक्साइड है, बिल्कुल ये परऑक्साइड है। क्रोमेट है क्या, बिल्कुल है। क्या ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। यानी पहला हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। बेटा यहाँ पर हमें दिया गया है ABC 3 कॉम्प्लेक्स हैं, और जो 3 कॉम्प्लेक्स हैं तीनों एक ही फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं, COCl3.6H2O से। इसमें तो आइए हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन किया जाए। क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि भाई COCl3.6H2O ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, और इससे हमने 3 कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। कौन से 3 कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स A, कॉम्प्लेक्स B और कॉम्प्लेक्स C। क्या कहा गया है इसमें, A जो होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा। बेटा पहली बात तो कोबाल्ट अगर +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना पड़ेगा हर हाल में। दूसरी बात, डब्बे के बाहर H2O तभी टिकेगा जब साथ में कम से कम एक Cl- हो। आइए अब गौर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है A मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा। ये कब हो सकता है, जब ये मैक्सिमम आयन दे, और मैक्सिमम आयन कब मिलेंगे, जब सारे के सारे Cl- बाहर भेज दो, डब्बे के अंदर एक मत छोड़ो। तीनों के तीनों Cl बाहर भेज दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैनेज किससे करोगे भाई, वो H2O से करोगे। यानी कॉम्प्लेक्स A तो ये रहा। अब C में डिटेल दे रखी है, मैक्सिमम परसेंटेज है नॉन आयोनाइजेबल का, मतलब Cl- आयोनाइज नहीं होगा। और ऐसा कब होगा, उसको डब्बे के अंदर भेज दो। तीनों Cl डब्बे के अंदर भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, बाहर H2O हाइड्रेट के फॉर्म में कैसे टिकेगा भाई, कम से कम एक Cl- बाहर रखो तब जाके H2O हाइड्रेट के फॉर्म में टिकेगा। तो भाई C में हम क्या करते हैं, 2 Cl तो क्या ले लेते हैं डब्बे के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए फिर क्या करोगे, 4 H2O अंदर रख लोगे, हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक Cl मजबूरी थी वो बाहर रखना पड़ा, 4 H2O अंदर हैं, बचे हुए 2 H2O बाहर रहेंगे हाइड्रेट के फॉर्म में, ये C रहेगा। A दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, 3 Cl बाहर कर दिए, 1 Cl बाहर कर दिया, तो फिर बचे कितने Cl बाहर करने के लिए, 2। तो कॉमन सेंस लगाओ तो साफ समझ में आता है कि 2 Cl हम बाहर रखें, 1 Cl को अंदर रखें, और 1 Cl- अंदर रखोगे तो H2O कितने लेने पड़ेंगे, 5, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो पाएगा। ये रहे बाहर 2 Cl, 5 H2O अंदर हैं तो बचा हुआ 1 H2O बाहर होगा। ये रहे 3 कॉम्प्लेक्स। अब जरा ऑप्शन को गौर से देखो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दिया तो कोई वेट लॉस नहीं होगा A में। सही बात है, क्योंकि A में डब्बे के बाहर H2O है ही नहीं। H2O कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन सा उड़ता है, जो डब्बे के बाहर हो। तो A तो बिल्कुल सही जा रहा है। B, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl PPT, ABC। अरे भाई इसको अगर आप AgCl से ट्रीट करोगे, AgCl को एक्सेस में रखोगे, सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करोगे, एक्सेस में रखोगे सिल्वर नाइट्रेट को, तो इसका 1 मोल कितने मोल Cl- देगा, 3 मोल। और 3 मोल Cl- से कितना AgCl का PPT बनेगा, 3 मोल का। इसमें कितने Cl बाहर दिखाई दे रहे हैं, 2, यानी इसका 1 मोल कितने मोल Cl- देगा, 2 मोल Cl- देगा। तो ऑब्वियस सी बात है AgCl के कितने मोल बनाओगे, 2 बनाओगे। इसमें कितना Cl- डब्बे के बाहर है, 1 मोल। ये आयोनाइज करोगे तो 1 ही Cl- मिलेगा। तो AgCl के कितने मोल बना पाओगे, 1 मोल बना पाओगे। 3, 2, 1, यानी ये बी ऑप्शन भी सही जा रहा है। कॉम्प्लेक्स Ca बनेगा, नहीं भाई Ca नहीं बन सकता, डब्बे के बाहर Cl है ही नहीं, तो ये H2O हाइड्रेट के फॉर्म में कैसे टिकेगा, यही हमारा आंसर आएगा। यही है गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन बी क्या ये है, देखो हमने ऑप्शन बी में यही बनाया है, ये रहा हमारा आंसर। बेटा क्वालिटी क्वेश्चन लिए हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़े से आपको परेशान करें, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इसकी गारंटी है। कौन सा फेरस आयन का टेस्ट देगा, इसको अगर गौर से देख रहे हो, पहला ऑप्शन ए, तो ये टर्नबोल ब्लू है। जहाँ पर ये 2 इधर शिफ्ट करो, 3 इधर शिफ्ट करो, साफ समझ में आ रहा है, डब्बे के बाहर Iron+2 है, डिटेक्शन टेस्ट मिल जाएगा। इसमें ये 3 इधर शिफ्ट करो, 4 इधर शिफ्ट करो, तो डब्बे के बाहर जो है वो Iron+3 है, डब्बे के अंदर Iron+2 है। ये नहीं देगा Iron+2 का डिटेक्शन टेस्ट, क्योंकि वो तो डब्बे के अंदर है। सी, मोहर सॉल्ट किसको बोलते हैं, ये डबल सॉल्ट है,
फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन ही दरअसल क्या है, मोहर सॉल्ट है। ये डबल सॉल्ट है तो क्या ये इस आयरन +2 का डिटेक्शन टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। तो ए से मिलेगा, सी से मिलेगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो हाईएस्ट डिक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी डिस्कस किया था भाई, डब्बे के बाहर जिसमें सबसे ज़्यादा H2O है उसमें वेट लॉस मैक्सिमम है, क्योंकि H2O कौन सा बाहर फेंका जाएगा H2SO4 द्वारा, वो जो डब्बे के बाहर है। तो डब्बे के बाहर मैक्सिमम H2O सी ऑप्शन में कर दो कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट, ये पूरे के पूरे 2 मोल H2O बाहर चले जाएंगे, 36 ग्राम वेट कम हो जाएगा, आंसर सी आएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें सिमिलरिटी नहीं है, पेंटाकार्बोनिल आयरन और टेट्राकार्बोनिल निकल। तो एक काम करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, पेंटाकार्बोनिल आयरन की डिटेल निकाली जाए। कैसे आएगा, तो भाई सबसे पहले हमारे पास आयरन रहा होगा 3d6 4s2 के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी 0 है, और जब भी ऐसा हो हम s के इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4s के इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर दोगे तो ये 3d8 4s 0 हो जाएगा। अब d8 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो या 4 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो बैक पेयरिंग तो हम करा देते हैं, 6 में नहीं कराते, 4 5 में तो हम करा लेते हैं। अब अगर ऐसा आपने किया, बैक पेयरिंग आपने कर दी, तो फिर d8 इस तरह से लिखने में आएगा, और जो इस तरह से आपने d8 लिख दिया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लोगे, 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, गिनो 5 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इस केस में, DsP3। तो पेंटाकार्बोनिल आयरन का हाइब्रिडाइजेशन DsP3 आता है। अब टेट्राकार्बोनिल निकल को देख लेते हैं, टेट्राकार्बोनिल निकल में निकल भी 0 पे है, नॉर्मल निकल लिखोगे तो ये 3d8 4s2 आएगा। जब सेंट्रल मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो हम क्या करें, s के इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर लें, तो ये 3d10 4s 0 हो गया। हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक s ले लो, ये 3 p ले लो, इनको मिक्स कर दो, और इनको मिक्स करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अब जरा ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, क्या दोनों में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं, पेंटाकार्बोनिल आयरन में d आ रहा है, टेट्राकार्बोनिल में नहीं आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो दरअसल क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, ये सिमिलरिटी कतई नहीं है। पोलैरिटी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो दोनों ही नॉन पोलर हैं, और दोनों का डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो पोलैरिटी मैग्नेटिक नेचर बिल्कुल सही है, यहाँ सिमिलरिटी शो हो रही है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, हमें पता है कि मेटल कार्बोनिल में हमें सिनर्जिक बॉन्डिंग मिलती है, तो ये भी सही जा रहा है। NS का इलेक्ट्रॉन क्या d में भेज रहे हैं n-1 में, बिल्कुल NS का इलेक्ट्रॉन n-1 d में जा रहा है, NS का इलेक्ट्रॉन n-1 d में जा रहा है, तो ये तो हम कर रहे हैं। तो क्या नहीं कर रहे हैं, दोनों में d इन्वॉल्व नहीं है, और यही तो पूछा है कि सिमिलरिटी कहाँ नहीं है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद भी n-1 का जो d होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में d1 से लेके d3 तक और d8 से लेके d10 तक कोई बैक पेयरिंग का केस बनते ही नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही क्यों ना आ जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कहाँ कहाँ बैक पेयरिंग का केस नहीं बनेगा, d1 से d3 और d8 से d10। जरा इसमें देखना, ऑप्शन ए में निकल +2 में है, निकल +2 3d8 आएगा, क्या बैक पेयरिंग का केस बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर कॉपर के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉपर आएगा 3d9, 3d9 में तो d8 से लेके d10 बैक पेयरिंग का केस नहीं बनेगा। यहाँ अगर आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं तो क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 आएगा, d1 से d3 बैक पेयरिंग का केस नहीं बनता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, यानी आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ दीज।
ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन में क्या खासियत है, तो पहला देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आयरन +2 में। बेटा इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 में आया, एटॉमिक नंबर था 26, 2 बाहर फेंक दिए, अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने कोऑर्डिनेट लिंकेज लगा दिए 6, एक कोऑर्डिनेट लिंकेज से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 से मिलेंगे 12, 24 में 12 ऐड कर दोगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 36। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आंसर है 36, यानी ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर मिल गया। अब हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन में आयरन +2 कैसे लिखोगे, 3d6 4s0, ये 4p और 4d। फिर क्या बैक पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग करा दो। बैक पेयरिंग करने के बाद d6 कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको, 6, 2 तो d में मिल जाएंगे, 1 s में मिल जाएगा, 3 p में मिल जाएंगे। ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो ये 2 d हैं तो d2 हो गया, 1 s है तो s आ गया, 3 p हैं तो p3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगा, d2sp3। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ, गलत बात है, स्ट्रक्चर जरूर ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 12 है क्या, गलत बात है, एक साइनाइड से एक ही तो लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी गलत है। 6 सिग्मा बॉन्ड तो बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हो गए, और 6 साइनाइड जो आप ले रखे हैं 6 उसमें भी मिलेंगे, तो सिग्मा तो कितने होंगे, 12 होंगे आपके पास, तो ये भी गलत हो गया। कुल मिला के एक ही तो सही आंसर है, वो कौन सा है, ऑप्शन ए। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। तो ऑक्टाहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अभी अभी डिस्कस किया था हमने बेटा, क्या डिस्कस किया कि D1 से लेके D3 तक, कहां से कहां तक, D1 से D3 तक, और कहां से कहां तक, D8 से D10 तक। फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग नहीं आती किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो देखो जरा ये कहीं दिखाई दे रहा है, D3 D8 वाला केस मिल गया, ये रहा हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा आती है। ये वाला निकल +2 में आएगा, ये वाला निकल +4 में आएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाने पर और 4D से 5D पे जाने पर ये स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, डेल O का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। तो फेरस, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, आयरन से ज़्यादा Ru में आएगा, उससे ज़्यादा ऑस्मियम में आएगी स्प्लिटिंग एनर्जी, बिल्कुल सही पैटर्न है। अच्छा इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं हेक्सा एमीन है और यहाँ पर क्या है, एथाइलिन डाइएमीन है, ऑब्वियस सी बात है आपको CFSE देखनी चाहिए। उसमें हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साफ साफ आपको बता देगी कि एथाइलिन डाइएमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा आ जाएगी। बेटा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से हमेशा ज़्यादा होती है, ये हमने पढ़ रखा है। तो भाई यहाँ ज़्यादा आएगी स्प्लिटिंग एनर्जी, ये गलत है। तो हमें कौन सा ऑर्डर पूछना था, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछना था। ये कौन सा ऑर्डर है, इनकरेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन कॉम्प्लेक्स हैविंग CFSE -0.8। तो बेटा ये स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर आपको याद हो तो। एनर्जी की हम बात करें तो इधर तो होती है कितनी, माइनस में 0.4 और इधर में होती है प्लस में 0.6। क्या पूछा गया है, ये -0.8 CFSE कैसे आएगी।
तो CFSE का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और प्लस में कितना 0.6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। सोचो माइनस में 0.8 कब आएगा, D1 कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4, और D2 कर दो। तो एक तो D2 का केस आपको मिलेगा जिसमें ये माइनस का 0.8 आ जाएगा, माइनस 0.4 और माइनस 0.4 दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और कहाँ आएगा माइनस 0.8, क्या ये D3 में मिलेगा, नहीं, D3 में तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4, माइनस का 1.2 हो जाएगा। फिर क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा, तो D4 में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा, ये माइनस का 1.2 है, ये प्लस का 0.6 है, दोनों को ऐड करो कितना आया, माइनस का 0.6। D5 में ये माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस का 1.2, ये प्लस का 1.2, ये तो वैल्यू 0 हो गई। एक काम करो D6 लो, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 यानी माइनस का 1.6, और ये प्लस का 1.2, ओवरऑल कितना आ जाएगा, माइनस का 0.4। D7 ले लो, D7 में ये 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 करो, ये माइनस का कितना हो गया 2.0, और ये प्लस में कितना है 1.2, ओवरऑल कितना आया, दोनों को ऐड करके देखो, माइनस का 0.8 आ जाएगा। तो एक तो D2 कॉन्फ़िगरेशन, एक D7 कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों जगह पर CFSE माइनस 0.8 मिलती है। D2 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगाओ, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये आ जाएगा √8। अच्छा D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, लगाओ फॉर्मूला √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, 3 ब्रैकेट 3+2, ये कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। तो ये माइनस 0.8 कब कब मिल सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कब होने पर मिल सकता है, √8 के लिए भी मिल सकता है, √15 के लिए मिल सकता है, यानी हमारा आंसर हकीकत में क्या है, C है। थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, बट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो समझ पाएंगे। बेटा कैलकुलेशन जल्दी करना मजबूरी है, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पर हमारे पास है नहीं। यहाँ पर देखो जरा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर किसका पूछा गया है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो भाई EDTA क्या करेगा, मैक्सिमम रिंग बनाएगा, कितनी रिंग बनाएगा, 5 रिंग बनाएगा, हेक्साडेंटेट होता है। इथाइलिन डायमीन के साथ टोटल रिंग 3 बनेगी, रिंग जितनी ज़्यादा बनती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आती है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी इधर है, उसके बाद इधर है, यहाँ तो कोई रिंग ही नहीं है। मैक्सिमम किलेशन, उससे कम किलेशन, मिनिमम किलेशन, तो ये तो सही है। ये बेटा एक एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर किलेशन होने के बावजूद जो आपका जो ट्रिस ऑक्जिलेट वाला कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी स्टेबिलिटी हेक्सासाइनाइडोफेरेट से कम होती है। तो ये तो स्पेसिफिक केस है जो अपने को याद रखना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। बाकी ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्टेबिलिटी सबसे कम आएगी। इनमें देखो ये ऑर्डर गलत है, यही तो हमें पता करना था। अब सोचो गलत कैसे है बेटा। एथाइलिन डायमीन तो ठीक है, एक एथाइलिन डायमीन से एक रिंग बनाओगे, 2 के साथ 2 रिंग बनाओगे, ये बाइडेंटेट होता है। समस्या है DMG की। ये मान लो निकल है, अब निकल के साथ जब आप DMG लेते हो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट, ध्यान से देखना बेटा, ये है डाइमिथाइल, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, ये इसके साथ O- और इसके साथ क्या, ये OH। थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये इसके साथ क्या है O- और इसके साथ क्या है OH। ये दोनों नाइट्रोजन लिंकेज लगा रहे हैं इधर निकल से। ऐसा ही एक एथाइलिन डायमीन इधर भी रखना है, 2 हैं DMG हमारे पास। तो यहाँ से और यहाँ से ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये इसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर, ये नाइट्रोजन के साथ OH और एक नाइट्रोजन के साथ क्या O-। ये यहाँ पर H बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पर H बॉन्ड आ जाएगा। तो हकीकत में इसमें रिंग 2 नहीं बनती हैं बेटा, 4 बनती हैं।
दो तो ये साफ साफ हर बच्चा देख लेता, दो ये नहीं दिखती जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनती हैं। और रिंग जितनी ज़्यादा हो किलेशन उतना ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा किलेशन हो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें स्टेबिलिटी DMG में ज़्यादा मिलेगी इथाइलिन डाइएमीन के कंपेयर में। ये गलत जा रहा है। ये तो 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज में, और 4D सीरीज से ज़्यादा किस में, 5D सीरीज में। तो स्टेबिलिटी का एक और ऑर्डर है जो यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, वो है D, मिसप्रिंट है बेटा, इसमें मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये इसको यूं कर लेना, अब ठीक है, अब ये सही है। तो ये ऑर्डर सही हो गया, ये दो सही हो गए, ये गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, C आएगा। क्योंकि 3D से ज़्यादा स्टेबिलिटी 4D में मिलेगी, और 4D से ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, 5D में मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MnO4 पिंक कलर किसकी वजह से शो करता है? कई बार हमने डिस्कस किया है, DD ट्रांजिशन की वजह से। आंसर क्या आएगा, A आएगा। सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, A नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं DD ट्रांजिशन के। एक है मेटल टू लिगेंड, एक है लिगेंड टू मेटल। आपको समझाया था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। क्यों कि MnO4 में मैग्नीज होता है +7 में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और आसपास का जो ऑक्साइड है वो लिगेंड मान लो आप, ठीक है। लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर की शुरुआत हुई है। ये अलग बात है कि बाद में ये इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर दिया है, बट शुरुआत तो यहाँ से यहाँ हुई ना, लिगेंड से मेटल की तरफ हुई ना। तो ये तो किसका एग्जाम्पल आएगा, ये एग्जाम्पल आएगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का। और अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ के लिए कौन सा ऑर्डर सही होगा? तो हमने लिखा था कि लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के। और लिगेंड की स्ट्रेंथ H2O की तो मिनिमम मिलेगी, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की जो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें किसकी मिलेगी, NH3 की मिलेगी। और NH3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी मिलती है, साइनाइड की मिलती है। कैसे पता चलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। तो भाई लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जो आएगा वो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन H2O के साथ कॉम्प्लेक्स में आएगा, उससे कम NH3 में आएगा, और सबसे कम किस में आएगा, साइनाइड में आएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखा जाए। ये हमारे पास नेक्स्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो GI शो करेगा? बेटा जिंक का जो कॉम्प्लेक्स होता है हर हाल में वो टेट्राहेड्रल ही बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और हमें पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करेगा। अच्छा, इसमें आपको जो केस दिखाई दे रहा है उसमें 3 एक जैसे लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। ये केस किसका होगा, ये केस MA3B का होगा, और MA3B में GI नहीं बनते। ये वाला केस वापस से MA3B का है, GI इसमें भी नहीं बनेंगे। पैलेडियम का केस MA2B2 का है, और हमने पढ़ रखा है पैलेडियम 4D सीरीज की मेटल है जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो जब इसकी डिटेल आप निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP2 आ जाएगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में MA2B2 में क्या होता है, GI शो होती है। आंसर D आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर D। अब जरा आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो बेटा ये MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स मान लो एक, तो इससे कितने GI बनेंगे, 2 बनेंगे। यहाँ पर B में किसको ले रहा हूँ, SCN- को, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो एक बार हो सकता है, या इस तरह से देख लो, अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, काम और आसान कर देता हूँ। क्या काम आसान कर देता हूँ भाई, साइनाइड को अलग अलग नाम दे लो। एक बार तो SCN- ले लो, डोनर एटम क्या ले लो, सल्फर ले लो, और इसे लिगेंड मान लेना क्या, A। फिर एक बार NCS ले लो, इसे क्या मान लेना B, और NH3 को लिगेंड क्या मान लो C। तो
तो एक बार तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये MC2A2, कितने GI बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर एक बार कॉम्प्लेक्स बनेगा MC2B2, कितने GI बनेंगे, 2 बनेंगे। और एक बार जो कॉम्प्लेक्स बनेगा A ले लो और B ले लो, दोनों ले लो, तो MC2AB, कितने GI बनेंगे, 2 बनेंगे। तो टोटल GI कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगले कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, ये रहा कॉम्प्लेक्स, कौन सी आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आ जाएगी, अंदर एनायन है बाहर एनायन है, दोनों अलग टाइप के हैं तो आयोनाइजेशन आ जाएगी। MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं, और MA4B2 में GI जरूर आते हैं, 2 बनते हैं GI, ऑप्टिकल नहीं आती। तो आंसर क्या आएगा, D आएगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड था तो लिंकेज हो गई, अंदर बाहर दोनों तरफ एनायन थे, अलग अलग टाइप के थे तो आयोनाइजेशन हो गई। MA4B2 टाइप का लिगेंड है तो GI भी बन जाएंगे, ऑप्टिकल नहीं आएगी। इनकरेक्ट मैच। टेट्राएथाइल लेड सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक होता है क्या, बिल्कुल भाई, टेट्राएथाइल लेड में कार्बन सीधे लेड से जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक है। फेरोसिन, तो फेरोसिन कुछ इस तरह का होता है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है, ये आपके पास दूसरा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है, और आयरन +2 के साथ इन दोनों से लिंकेज मिलता है, यही तो होता है फेरोसिन। तो ये तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ना भाई, तो पाई बॉन्डेड होगा। और हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है, तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि टाइटेनियम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से सीधे अटैच्ड नहीं है। और जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही नहीं है तो क्या सिग्मा और क्या पाई बॉन्डेड। आंसर क्या आएगा 31 का, D आएगा। और इसी के साथ हम अपना डिस्कशन फिनिश करते हैं। बेटा अगली बार आपकी मुलाकात होने वाली है हमारे PL सर से। क्या पढ़ाएंगे सर, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, फिजिकल वर्ल्ड। शानदार सेशन होने वाला है आपका फिजिक्स का। ऑलरेडी हम केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं। अगली बार कुछ शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे हम, किसमें, P ब्लॉक में, S ब्लॉक में और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में। थैंक यू वेरी मच बेटा। वंस अगेन माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में कुछ जगह PPT में कुछ सिली मिस्टेक्स मुझे दिख गई थी, ऑल्दो मैंने एट अ टाइम उनको करेक्ट किया है। फिर भी चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।